नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर श्याम कुंजवाल और मैं विज्ञान विद्या शाखा के अंतर्गत प्राणी विज्ञान विभाग में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं। दोस्तों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जहां आपको सामाजिक मुद्दों से जुड़ी जानकारियां मिलती हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए और अन्य विद्यालयों तथा महाविद्यालयों और विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूलों में जो विद्यार्थी हमारे स्कूलों में अध्ययन करते हैं और उनके लिए भी हम कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो सूचना संचार एवं विज्ञान लोकप्रियकरण परियोजना के अंतर्गत आज का कार्यक्रम है मानव माइक्रोबायोम की खोज, हमारे अदृश्य सहयोगी। ये आज का हमारा विज्ञान का जो लोकप्रियकरण का टॉपिक है, कैसे मानव शरीर में और शरीर पर रहने वाले खरबों प्रकार के सूक्ष्म जीवों की अद्भुत दुनिया और उनके स्वास्थ्य और बीमारियों में योगदान और जीवन शैली पर क्या उनका प्रभाव पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क देहरादून विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस सहयोग हेतु विश्वविद्यालय यूसर्क के प्रति आभार प्रकट करता है। तो श्रोताओं, आज हम जो मानव माइक्रोबायोम है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हम मानव शरीर की एक अद्भुत और अनजानी दुनिया की यात्रा पर चलेंगे। यह है हमारे शरीर के भीतर और हमारे ऊपर निवास करने वाले खरबों सूक्ष्म जीवों की दुनिया, जिसे हम मानव माइक्रोबायोम कहते हैं। वैसे मैं आपको माइक्रोबायोम के बारे में बताऊं तो माइक्रोबायोम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो फंगस होते हैं, इनका जो एक सूक्ष्म जीवों का जो समूह होता है उसको हम माइक्रोबायोम कहते हैं। तो ये जीवाणु हैं, वायरस हैं, फंगस है और अन्य भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य के अदृश्य जो हमारे सहयोगी भी हैं और वे हमारे पाचन तंत्र में, त्वचा में और अन्य अंगों पर भी रहते हैं तथा हमारी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो जानते हैं, इस अद्भुत दुनिया की खोज करते हैं और समझते हैं कि हमारे जीवन पर इन सूक्ष्म जीवों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव माइक्रोबायोम क्या है। मानव शरीर में खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं जो मानव माइक्रोबायोम के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि माइक्रोबायोम एक वायरस है, फंगस है और अन्य जो बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु वगैरह, उनका जो एक समूह होता है वो मानव माइक्रोबायोम के रूप में जाना जाता है। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी आंत में, हमारी स्किन में, त्वचा में, मुंह में, नाक में और प्रजनन अंगों में भी। तो माइक्रोबायोम का जो अध्ययन है पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकसित हुआ है और इसके द्वारा हमें पता भी चला है कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के साथ एक जटिल और संतुलित संबंध में रहते हैं। तो क्या इनका महत्व है माइक्रोबायोम का, उस पर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। मानव शरीर में सूक्ष्म जीवों की संख्या मानव कोशिकाओं से लगभग 10 गुना अधिक होती है। इन सूक्ष्म जीवों का जो वजन होता है वो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक का होता है। वो हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग भी करते हैं, जैसे भोजन का पाचन करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, प्रतिरक्षा तंत्र उसका समर्थन करना, विटामिन का उत्पादन भी करना और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा भी करना। ये सारे इनके कार्य भी हैं, ये हमारा जो सहयोग करते हैं। और कुछ इनके जो प्रकार मैंने आपको बताइए, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं जो सूक्ष्म जीव सबसे अधिक संख्या में होते हैं और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इसके अतिरिक्त वायरस हो गए। अधिकांश वायरस शरीर के लिए हानि रहित होते हैं, जबकि कुछ बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त फंगस, यीस्ट, ये सामान्य रूप से हमारे शरीर में पाए जाते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। और कुछ होते हैं प्रोटोजोन्स, जिसमें यूनिसेलुलर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक कोशिकीय जो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जो जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो माइक्रोबायोम का स्वास्थ्य और बीमारियों में क्या योगदान है, इसको एक बार समझ लेते हैं कि हमारी जो माइक्रोबायोम का जो संतुलन होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हमारे शरीर में
सूक्ष्म जीवों का सही संतुलन होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है तो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और होने के जो प्रोबेबिलिटी होती है बीमारियां होने की वो कुछ ज्यादा हो जाती है। तो किस तरीके से इनका योगदान हमारे स्वास्थ्य में माइक्रोबायोम का होता है और किस तरीके से बीमारियां उत्पन्न होती हैं और कहाँ पर इनका योगदान होता है बीमारियों को उत्पन्न करने में, जैसे कि पाचन और पोषण में इनकी क्या भूमिका है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आंत में मौजूद जो बैक्टीरिया भोजन को पचाने के लिए और जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स का उत्पादन करते हैं जो हमारे शरीर द्वारा न पचाई जा सकने वाले तत्वों को तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जानना चाहें तो जैसे कुछ आंत में जो बैक्टीरिया फाइबर को विटामिन और शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें परिवर्तित कर देते हैं, जो हमारी ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा तंत्र का समर्थन करते हैं। जो माइक्रोबायोम है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में मदद भी करते हैं। ये हानिकारक जो रोग जनित को जो शरीर में प्रवेश करते हैं उनको रोकते भी हैं और हमारे शरीर की जो रक्षा तंत्र को है उसको भी एक्टिव करता है, उसको सक्रिय रूप में लाता है। स्वस्थ जो माइक्रोबायोम प्रतिरक्षा प्रणाली के संतुलन को बनाए रखने में मदद भी करता है, जिससे स्वेलिंग वगैरह जो होती है, सूजन और अन्य बीमारियों का जो खतरा है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य और माइक्रोबायोम के बारे में हम जाने तो विज्ञान में यह भी पाया गया कि आंत में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। और आंत और मस्तिष्क के बीच एक संचार प्रणाली है जिसे गट ब्रेन एक्सेस भी कहा जाता है। यह प्रणाली मस्तिष्क में जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसका उत्पादन और मानसिक स्थिति को प्रभावित भी कर सकती है। और बाकी भी जो बीमारी हैं, जो बीमारियों से इनका जो संबंध है वो कई बीमारियों का संबंध माइक्रोबायोम की असंतुलन जो बैलेंस नहीं बन पाता है उससे भी जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको कहें कि मोटापा है, डायबिटीज है, आंत की सूजन है, जिसको आंत की सूजन का जो रोग होता है। मोटापे में जैसे आंत के बैक्टीरिया की जो प्रकार हैं मोटापे में योगदान करते हैं। कुछ बैक्टीरिया खाने से मिलने वाली ऊर्जा को अधिक प्रभावी तरीके से अवशोषित करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वजन भी बढ़ जाता है या चांसेस होते हैं कि वजन बढ़ सकता है। और दूसरी चीज है डायबिटीज, जिसमें असंतुलित जो माइक्रोबायोम के कारण इंसुलिन प्रतिरोध और डायबिटीज विकसित हो सकता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जो आंत की सूजन का है, तो सूक्ष्म जीवों का जो असंतुलन है वो सूजन और अन्य जो इंटेस्टिनल जो रिलेटेड हमारी जो डिजीज हैं उनका कारण भी बन सकता है। तो कैसे जीवन शैली में जो विकल्प है और माइक्रोबायोम पर उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमारी जो जीवन शैली है उसके कई पहलू जो सीधे तौर पर हमारे माइक्रोबायोम को प्रभावित करते हैं। उनका खान पान है, शारीरिक गतिविधि है और नींद है, तनाव है और एंटीबायोटिक जो दवाइयों का जो हम सेवन करते हैं, ये सभी हमारे माइक्रोबायोम के संतुलन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और कई सारे लोग जैसे जो तनाव की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और नींद की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अतिरिक्त जो शारीरिक जो और जी गतिविधियां हैं जिनके लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारी जीवन शैली के कौन कौन से विकल्प हमारे माइक्रोबायोम को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे उसमें खान पान का प्रभाव मैंने आपको बताया, तो कैसे खान पान का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वो सीधे हमारे माइक्रोबायोम को प्रभावित करता है। कैसे करता है? जिसमें आपका जो हाई फाइबर है, जो उच्च फाइबर होते हैं, प्रीबायोटिक्स है और प्रोबायोटिक्स है, इससे भरपूर भोजन माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके विपरीत में अगर कहें तो अत्यधिक हाई लेवल में जो शुगर होता है, शर्करा और संसाधित जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो माइक्रोबायोम को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं। ये प्रीबायोटिक्स जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, आप इसको ये समझ लीजिए कि जो प्रीबायोटिक्स होता है ये ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो आंत के, हमारे इंटेस्टाइन्स के अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं। जो फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फल है, सब्जियां हैं और साबुत अनाज है, प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थों के अच्छे स्रोत होते हैं। और जो प्रोबायोटिक्स होता है ये जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंत में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे दही है, किमची है
और अन्य जो फर्मेंटेड जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, किण्वित खाद्य पदार्थ जिनको बोला जाता है, वो इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो एंटीबायोटिक्स और जो दवाइयों का जो प्रभाव पड़ता है, एंटीबायोटिक्स संक्रमणों का इलाज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो हानिकारक बैक्टीरिया के साथ साथ फायदेमंद बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकते हैं। तो बार बार एंटीबायोटिक्स का जो सेवन करते हैं माइक्रोबायोम के संतुलन को वो भी बिगाड़ सकता है, जिससे बैलेंस जो है वो माइक्रोबायोम का बिगड़ जाता है। जिससे माइक्रोबायोम्स का बैलेंस बिगड़ने से, जैसा कि हमने अभी शुरू में हमने आपको बताया था कि माइक्रोबायोम का यदि संतुलन बिगड़ जाता है तो उससे जितने भी जो रोग होते हैं, चाहे वो इंटेस्टिनल रोग हो, चाहे अन्य शरीर में जो भी परेशानियां होती हैं, तो वो होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जिससे क्या होता है कि अगर माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ जाएगा तो स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप किसी मेडिकल्स में भी अगर जाएंगे, किसी मेडिकल स्टॉक में भी जाते हैं, तो वहां पर भी अगर एंटीबायोटिक हम दवाइयां लेते हैं तो हमें वहां पर भी सलाह दी जाती है कि एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है वो डॉक्टर की सलाह से, उसकी निगरानी से ही करनी चाहिए कि कब उसका इस्तेमाल करना है या कब नहीं करना है। और कई बार लोग जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा करने लग जाते हैं, जरा सा भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है या कोई भी चीज परेशानी, तो जब तक हम उसके अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते हैं कि हमें परेशानी क्या है और क्या क्या दवाइयां हमें उसमें लेनी है, तो बिना सलाह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो माइक्रोबायोम है उसका बैलेंस बिगड़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। और यदि माइक्रोबायोम का बैलेंस बिगड़ जाता है तो जिससे जो हमारा रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो भी कम होती है और साथ में रोग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसके अतिरिक्त तनाव और जो मानसिक स्थिति होती है वो भी हमारे माइक्रोबायोम पर जो है प्रभाव डालता है, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तनाव के दौरान शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आंत के जो बैक्टीरिया के संतुलन है उसको प्रभावित ज्यादा करते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंज होगा तो इंटेस्टिनल जो बैक्टीरिया है उनका बैलेंस बिगड़ेगा। इसलिए नियमित रूप से जो तनाव को कम करने के जैसे उपाय हैं, तो वो किसी बहुत ज्यादा दवाई पर ही निर्भर ना होकर के इसके अतिरिक्त ध्यान है, योग है और पर्याप्त रूप से नींद लेने का, और जिससे माइक्रोबायोम के स्वास्थ्य के लिए जो महत्वपूर्ण है वो कार्य करना ज्यादा आवश्यक है, जिससे हमारा बैक्टीरिया का जो संतुलन है वो बना रहे। और इसके अतिरिक्त शारीरिक कुछ गतिविधियां होती हैं जिसमें नियमित शारीरिक व्यायाम जो हम करते हैं, योगा, वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। नियमित शारीरिक व्यायाम न केवल हमारे हृदय और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह हमारे माइक्रोबायोम को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और सोच से ये पता भी चलता है और चला भी है कि शारीरिक गतिविधि में आंत में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देते हैं। तो श्रोताओं, जैसे कि आज हमने आपके साथ जो जिक्र किया वो मानव माइक्रोबायोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस रेडियो चैनल के माध्यम से, हेलो हल्द्वानी के माध्यम से हम आप तक ये सारी जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं। और इस जो मानव माइक्रोबायोम का जो हमने पूरा टॉपिक जो जिक्र किया एक संक्षिप्त रूप से, तो इसका यही निष्कर्ष जो निकलता है कि मानव माइक्रोबायोम हमारे शरीर के एक अदृश्य सहयोगी भी है, और ये हमारे सूक्ष्म जीव हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, और उनके असंतुलन होने से कई बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो खान पान है और जो दैनिक गतिविधियों का हमारे जो मानव का जो माइक्रोबायोम है उस पर सीधा असर पड़ता है, और इसलिए हमें इन सूक्ष्म जीवों का ध्यान रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। तो आज के इस व्याख्यान में हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले व्याख्यान में विज्ञान के इस कार्यक्रम में इस जो सूचना संचार एवं विज्ञान लोकप्रियकरण परियोजना के अंतर्गत जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा, हम उस पर आपके साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।